साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और कमाल के वीडियो में। आज हम जिस नवयुवक किसान का रिव्यू करने वाले हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वर्मी कंपोस्ट बिजनेस को ही अपना रास्ता चुना, अपना करियर चुना और आज काफ़ी अच्छे से इस बिजनेस को करके काफ़ी लाखों सारा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आज उनसे ही हम जानने वाले हैं कि उन्होंने वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत कैसे की, इंजीनियरिंग के बाद वर्मी कंपोस्ट का जर्नी कैसे रहा, साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट खाद में ऐसा क्या है जो इस खाद को बाकी केमिकल फर्टिलाइजर से अलग बनाता है। तो इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, क्या दिक्कतें आती है, कैसे पैकेजिंग की जाए, कितना कॉस्टिंग लगता है, ये सारे चीज़ें उनसे समझने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे शुरुआत करके कितना % मुनाफा इस धंधे की वजह से आपको हो सकता है, कितने समय में। तो इस सारे चीज़ों की जानकारी उनके द्वारा हम लेने वाले हैं। साथ ही साथ अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सर, आप सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अपना एक छोटा सा परिचय बताइए और सबसे पहले साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपने जब इंजीनियरिंग की तो इंजीनियरिंग से वर्मी कंपोस्ट का सफ़र। नमस्ते नीरज जी और सभी आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, देखना स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरा नाम इंद्रजीत ठाकुर है। मैं ग्रीन ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड के तहत हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। ये लगभग 2 साल से हम कर रहे हैं। और मेरी जो पढ़ाई है, मेरी जो बेसिक पढ़ाई हुई थी, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, 2018 पास आउट हूँ। मैं जॉब की है। जॉब के बाद मेरा कुछ ऐसा था कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। फिर मुझे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पता चला और मैंने अलग अलग जगह पर देखा कि कौन करता है कौन नहीं करता है। फिर मैंने 2-3 जगह पर ट्रेनिंग ली इस चीज की कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना खर्च आता है और किस लेवल तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक छोटे से लेवल से एक बड़े लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं। तो जर्नी अभी तक कंटिन्यू है सर। तो इंद्रजीत जी, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे वर्मी कंपोस्ट इंडिया में तो बहुत तरीके हैं बनाने के लिए, लेकिन आप कौन से विधि से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं? मेजरली 3 तरीके के जो तरीके होते हैं, 3 वे में वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, जो भी काफी लोग उस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला होता है सर, जो सीमेंट की जो टंकी होती है उसमें बनाकर करते हैं। दूसरा होता है प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उसमें करते हैं। और तीसरा होता है ओपन विंडो मेथड, जो सबसे सस्ता तरीका होता है। और हम सभी लोगों को यही सजेस्ट करते हैं कि सस्ते से सस्ते, कम से कम खर्च में अपना व्यवसाय चालू करें, या आपको खुद को यूज करना है तो आप खुद के यूज के लिए भी कम से कम खर्च करके अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाकर अच्छे से अच्छी चीज को आप इस्तेमाल करें। तो हमारा जो तरीका है ओपन विंडो मेथड है। तो ओपन विंडो मेथड में सर का मैक्सिमम चीजें तो घर पे ही अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहले तो एक प्लास्टिक शीट लगती है जो कि नीचे बिछानी होती है, जिसमें 2 बेड हम पेयर में लगाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे पेयर में लगते हैं बेड। तो सबसे पहले प्लास्टिक शीट होती है, उसके ऊपर ईंट होती है, जो ब्रिक्स होती है, वो कहीं भी मिल जाती है। तो लगभग 2 बेड बनाने के लिए 200 से भी कम ईंटों की जरूरत पड़ती है। मैं अगर एग्जैक्ट काउंट बताऊं आपको तो 170 से 180 ईंटें लगती हैं 30 फीट लंबे बेड बनाने के लिए, जो कि 4 फीट चौड़ा होता है और 30 फीट लंबा होता है। तो उसमें प्लास्टिक शीट लग गई आपकी, उसमें ईंटें लग गई हैं, ब्रिक्स लग गई हैं, उसमें लगभग 200 ईंट लग गई है। और गोबर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि गोबर। काफी लोगों के पास खुद का गोबर होता है, काफी लोग खरीदते हैं। गोबर के रेट अलग अलग एरियाज में अलग अलग होते हैं। कहीं पे 800 रुपए में मिल जाता है, कहीं पे 4000 रुपए में भी मिलता है। एक ट्रॉली की बात कर रहा हूँ। तो एक ट्रॉली गोबर 800 से लेके 4000 तक मिलता है। तो यही काफी बेसिक चीजें होती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है सर केचुआ। केचुआ आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी का लें। काफी तरीके के केचुए होते हैं, बट मोस्टली हम ऑस्ट्रेलियन ब्रीड ही सजेस्ट करते हैं, जिसका एक साइंटिफिक नाम है आइसिनिया फेटिडा। आइसिनिया फेटिडा सर काफी कारगर केचुआ होता है, स्पेशली वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। ये बहुत बढ़िया चीज़ है सर। तो इंद्रजीत जी, हम ये बताइए, जैसे कि मान लीजिए किसी किसान को, जैसे आपने बताया गोबर से बनता है, तो सिर्फ इसमें गोबर ही चाहिए या फिर कोई घास भूस हुआ, या मतलब क्या क्या मिलाया कि खाद की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, बढ़िया से बढ़िया हो सके? सिर्फ गोबर ही रहना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? और कुछ और होना चाहिए तो क्या रेशियो होना चाहिए, क्या कंपोजिशन होना चाहिए उसका? देखिए सर, सिर्फ गोबर से भी कर सकते हैं, क्योंकि गोबर में क्या है कि अब गोबर किससे मिलता है? गोबर जानवरों से मिलता है। तरीके तो बहुत हैं। आप कचरे से भी बना सकते हैं, जो कूड़ा मतलब जो डिकम्पोजिबल कचरा होता है, जो कि सड़ गल सकता है, उसी कचरे की बात कर रहा हूँ, है ना। जो सड़ गल जाए, उस कचरे से आप वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। अपने सब्जियों का वेस्ट हो गया, फलों का वेस्ट हो गया, थोड़ी घास फूस हो गई, नीम की पत्तियां हो गई, सूखा कचरा हो गया, सूखी घास हो गई, ये सारी चीजें। तो
गोबर से क्यों बोलते हैं सर कि गोबर क्या होता है, जानवर का होता है, और जानवर अलग अलग चीजें ऑलरेडी खा लेता है। हाँ। वो घास भी खाता है, वो खेत में लगा हुआ आपका जो बाजरी होती है जो कटने के लिए जो जानवरों के लिए होती है स्पेशल, वो भी खाता है, वो सूखा चारा भी खाता है, वो अलग अलग वैरायटी की चीजें खा लेता है। तो गोबर में ऑलरेडी वो सारी चीजें वेस्ट मटेरियल होता है जो कि एक वर्मी कंपोस्ट में होनी चाहिए। अच्छा। और रही बात आपको हाइब्रिड करना है, मतलब सारी चीजों को मिक्स करके करना है, तो मैं यही कहूंगा कि जो आपका 50% है, 50% आप गोबर लें, उसके अलावा 50% आप अलग अलग चीजें ले सकते हैं। तो उसको एक अलग लेयर बना के सबसे नीचे आपने पत्तियों की लेयर बना दी, उसके ऊपर थोड़ा आपने फलों सब्जियों का वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर गोबर कर दिया, तो अलग अलग लेयर बनाकर आप एक प्रॉपर बेड बना सकते हैं। उसमें फिर केचुए छोड़ सकते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ओके, बढ़िया बढ़िया जी। तो एक चीज़ बताइए, जैसे सबसे पहले जो गोबर आप डालते हैं तो लगभग कितना दिन पुराना होना चाहिए, साथ ही साथ एक बेड में गोबर की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए जो अच्छा खाद बन सके? जी, काफी जरूरी सवाल है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए भी। तो सबसे पहली बात तो गोबर कितना पुराना होना चाहिए। गोबर होना चाहिए 15 दिन से लेकर सर 2-3 महीने तक का। ओके। और सर कैसा है कि ज्यादा पुराना हुआ गोबर तो? पुराने से ज्यादा पुराना हो सकता है, बट शर्त यह है कि गोबर हरा होना चाहिए। अच्छा। जितना पुराना गोबर होता है, जिस कंडीशन में रखा, अब आप देखिए 3 महीने पुराना भी अगर कंटिन्यू धूप में रखा है, गर्मी वाली धूप में रखा है, फरवरी मार्च अप्रैल वाली धूप में रखा है, तो 2 महीने में भी काला हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो वो काला नहीं हो, गोबर हरा होना चाहिए। कंडीशन ये कि गोबर हरा होना चाहिए, क्योंकि गोबर जो है वो खाना है केचुए का। तो खाना जितना अच्छा होगा, जितना हेल्दी होगा, उतना अच्छे तरीके से आपका वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस होगी। तो गोबर 15 दिन से लेकर के 2 महीने पुराना हम सजेस्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड जो टाइम होता है 15 दिन से 2 महीने पुराना आप गोबर लीजिए, उसमें कंटिन्यू आप उसमें पानी चलाइए 8 दिन तक, ताकि जितना भी उसमें मिथेन बना है, जितनी भी इंप्योरिटीज है, वो पानी के साथ नीचे चली जाए। पानी के साथ जितनी भी मिथेन है वो सारी एब्जॉर्ब होकर नीचे चली जाए। बाकी उसको गोबर को थोड़ा काटते रहिए, मतलब आपने ला के रखा, उसको थोड़ा 1-2 बार पलट दीजिए 15 दिन के टाइम में, उसके बाद ही आप यूज कीजिए। ताकि मिथेन जो ऐसी सबसे हानिकारक चीज है, मिथेन का सर एक ही यूज है, अगर आप उसको जला नहीं रहे हैं और खुला छोड़ रहे हैं तो वो ज्यादा हानिकारक होती है। बिल्कुल। तो मिथेन एक ऐसी गैस है, उसमें सर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। तो मिथेन को निकालना जरूरी है। मिथेन जब तक नहीं निकलेगी तब तक आप उसमें केचुआ नहीं छोड़े। बढ़िया बढ़िया। तो ये चीज़ बताइए इंद्रजीत जी, जैसे जो बेड बनेगा आपने बताया 30 फीट लंबा होना चाहिए, 4 फीट के आसपास चौड़ा, लेकिन ऊंचाई कितना रखे किसान भाई कि उससे खाद अच्छा से अच्छा बन सके? 4 फीट चौड़ा, 30 फीट लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं। ऊंचाई का आप ध्यान रखें 1.5 फीट से ज्यादा ऊंचा नहीं हो। ओके। ताकि क्या होता है कि अगर जैसे धूप डायरेक्टली लगती है उस पे बेड पे, तो जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतनी ज्यादा हीट बनती है उसमें। अगर आप पानी देने में लेट हो गए थोड़ा, तो हीट जनरेशन ज्यादा होगा, और जहां भी आपकी हीट जनरेशन ज्यादा हुआ, आपका केचुआ सारा बेड से आकर ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ गया तो फिर केचुए को रिस्क है, केचुआ मर सकता है। तो आप ध्यान रखें कि 1.5 फीट से ज्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए किसी भी बेड की। लंबाई आप कितनी भी कर सकते हैं, चौड़ाई 4 फीट से ज्यादा नहीं। देखिए, वर्मी कंपोस्ट को लेकर शहर में या मार्केट में या किसानों के बीच बहुत सारी भ्रांतियां है कि वर्मी कंपोस्ट फायदा नहीं करता है। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट के बारे में जिनके पास एक्चुअल नॉलेज है, वो कहते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर नहीं बल्कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे आइए, उसमें से वर्मी कंपोस्ट एक ऑप्शन है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ ना जाके वर्मी कंपोस्ट की तरफ क्यों आए? ये थोड़ा आप इसके बारे में बताएं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है नीरज जी। देखिए, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि आप जैविक पद्धति से खेती की तरफ बढ़े। किसान ज़्यादा से ज़्यादा किसान जैविक पद्धति को अपनाएं। देखिए, क्या होता है कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी, तो सरकार ने कुछ ऐसे आपको ऑप्शंस दिए थे कि आप आपकी जमीन की उपज बढ़ा सकते हैं। बट क्या है कि उसको इतना इस्तेमाल किया है लोगों ने, इतना इस्तेमाल किया है कि जमीनों को अब कैंसर हो चुका है आपकी। मतलब जैसी जमीन है, जैसी आपकी जमीन होगी वैसी आपकी बॉडी होगी। तो अपनी बॉडी की तरह ट्रीट करो जमीन को, तभी तो। अब हमें खाने की जरूरत क्या है? आप रोटी क्यों खाएंगे, सब्जी क्यों खाएंगे, हरी सब्जी क्यों खाना है? आप डायरेक्ट गोली लीजिए, टेबलेट लीजिए, इतनी एनर्जी मिल जाएगी। तो हमें क्या है कि हम इसलिए खाते हैं कि ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। तो जमीनों का वैसा है, जैसे आप डीएपी लीजिए, यूरिया लीजिए या फिर एनपीके लीजिए, इसमें क्या है कि 2 या 3 कंटेंट ही मिलेंगे। अगर आपकी जमीन को एनपीके दे रहे हैं तो उसमें आपको 3 चीजें मिलेगी। आप डीएपी दे रहे हैं तो आपको 2 चीजें मिलेगी। यूरिया में 1 चीज मिलेगी। सिर्फ नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन पता है हमें कि ग्रोथ अच्छी करता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ हम उसको वही दिए जाए, सिर्फ ड्रग्स दिए जाए। जैसे मैंने आपको बताया, डीएपी, यूरिया और आपका हो गया एनपीके, इनमें 2 से 3 चीजें मिलती हैं। बट क्या, जब आप वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं तो उसमें जैसे कि एक पौधे को 16 तत्व चाहिए बढ़ने के लिए,
या फिर फल फूल या फिर जो भी उसका जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए उसको 16 तत्व चाहिए, चाहे उसे पानी से मिले, हवा से मिले या मिट्टी से मिले। तो उन 16 तत्वों की पूर्ति आप किस चीज से करते हैं? आपने डीएपी डाल दिया, एनपीके डाल दिया, यूरिया डाल दिया, आपने उसको 2-3 चीज तो दे दी, बाकी चीज कहाँ से मिलेगी उसे? तो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आपको 10 से लेकर के 13 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या कंटेंट मिल जाते हैं जो कि पौधे को चाहिए। तो आपने 3 चीजों की तो ऑलरेडी पूर्ति कर दी जो कि आप केमिकल से कर रहे हैं। तो उसके अलावा भी जैसे आपने जो 10 से 13 चीजें बता रहा हूँ, 10 से 13 चीजें आपको आसानी से वर्मी कंपोस्ट में मिलती है। तो इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टली आप केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक, तो उसे बंद कर दीजिए और आज से ही आप जैविक पर आ जाइए और जैविक ले लीजिए। बिल्कुल गलत है ये तरीका भी। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप आज अभी तक आप अगर केमिकल यूज कर रहे हैं तो आप केमिकल बंद करके जैविक पर आ जाएं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि एक इंसान है जिसे कि कैंसर है, ठीक है, वो अब डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहा है। आज मैं उसे बोलूँ कि आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट बंद करके आप डायरेक्टली आप जो भी है आयुर्वेदिक उपचार लीजिए, तो वो बहुत मुश्किल से जिंदा रह पाएगा, कुछ दिनों तक जिंदा रहेगा, क्योंकि उसे कैंसर जैसी बीमारी है। तो आपकी जमीनों को भी कैंसर ही है एक तरीके से, जो कि आपकी बॉडी में आ रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप अभी तक 100 रुपए का अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो 100 रुपए का ना करके आप 75 रुपए का ही कीजिए, और जो 25 रुपए का है वो जैविक कर लीजिए। तो उससे आपका जो पहला जो फर्स्ट ईयर है तो आपने 25% आपने जैविक किया, 75% आपने केमिकल यूज किया। फिर जो दूसरा साल है उसे आप बढ़ा दीजिए, 50% जैविक कीजिए, 50% केमिकल कीजिए, और तीसरे साल में आप 75 और 25 का रेशियो लीजिए, 75% आप जैविक कीजिए, 25% आप केमिकल कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी 3 साल बाद जो जमीन है वो पूरी तरीके से जैविक हो जाएगी। आप देखिए, अगर कोई इंसान अपने बगीचा है किसी का, तो बगीचे में अगर उसने सेब का बगीचा भी लगाया है तो वो पेड़ से तोड़कर सीधे सेब नहीं खा सकता, खेत में रहकर उसे धो के ही खाना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है उसने ऑलरेडी ड्रग्स दिए हैं, उसने केमिकल डाला है अपने फलों पे, अपने पौधे पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से खेती कीजिए कि आप खेत में रहकर भी आप बिना धोए साफ किए उस चीज को आप खा सकें और पूरे कॉन्फिडेंस से खा सकें, तभी तो आप एक अच्छी चीज बना रहे हैं खेत में। तो मैं बिल्कुल बढ़ावा देना चाहूंगा कि आप वर्मी कंपोस्टिंग या किसी भी तरीके के जैविक उत्पाद आप इस्तेमाल करें अपनी जमीनों में, ताकि आपकी जमीनें कैंसर मुक्त हो सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एक चीज़, एक एक बारीकी को आपने अच्छे से समझाया है कि सो दैट कि व्यूवर्स को भी ये पता चले, किसान भाई ये समझ पाए कि हमें केमिकल तो करना ही करना है, लेकिन उसको धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ कैसे लेके जाना, कैसे अपने उपज को रोग मुक्त बनाना है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक चीज़ हम जानना चाहेंगे इंद्रजीत जी कि देखिए, किसान में भी 2 तरह के लोग हैं। एक वर्मी कंपोस्ट वो जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि 6 महीने बाद 1 साल बाद शुरू करना है, दूसरे वो लोग जो पहले से ही कर रहे हैं। तो अगर मार्केटिंग की बात करें कि लोग ऐसा बोलते हैं कि वर्मी कंपोस्ट को थोड़ा ध्यान रखा जाए, तो लोग उसका प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन अब बात करते हैं मार्केटिंग में। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए बताइए जो अभी शुरू नहीं किए हैं और शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वो लोग कैसे मतलब इस वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग कैसे करें कि सो दैट अपने खाद को अलग अलग किसानों तक, मार्केट तक पहुंचा सके। और उसके बाद फिर जानेंगे उनके लिए जो ऑलरेडी एक करके ठीक ठाक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले उनके लिए बताइए जो अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं, वो लोग मार्केटिंग कैसे करें। देखिए सर, एक लेवल, एक जो लाइन होती है ना शुरुआत करने की लाइन, उसे बहुत कम लोग ही पार कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपने अगर ठान लिया है कि मुझे शुरू करना है, तो उस लाइन को क्रॉस कीजिए। जैसे आपको घर बनाना है ना, तो आप सोचोगे कि मुझे घर बनाना है, तो आप घर कभी नहीं बना पाएंगे। आपको घर बनाना है, आप चार ईंटें लाके रख दीजिए, 4 सीमेंट की बोरियां लाके रख दीजिए, थोड़ा सरिया लाके रख दीजिए, घर अपने आप बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको सामने चीज दिख रही है। तो किसी भी चीज को शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बिल्कुल नए लोगों को और जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो होपलेस हो चुके हैं, सर मार्केट बहुत बड़ा है इस चीज का, हजारों करोड़ों का मार्केट है यहाँ पर, कि वर्मी कंपोस्ट का अभी भी बचा है। आप देखिए, कृषि प्रधान देश है, सबसे ज्यादा नौकरी से ज्यादा लोग यहाँ पर खेती करते हैं। वो कहते हैं ना कि है ना, अगर आप मूर्ति बना रहे हैं तो आपके मूर्ति में ज्यादा स्कोप है किताबों से, क्योंकि इस देश में लोग स्कूल से ज्यादा मंदिर जाते हैं। तो इस देश में, वैसे ही बोल रहा हूँ कि इस देश में लोग नौकरी से ज्यादा खेती करते हैं, खेती करने वालों की संख्या ज्यादा है। तो मैं यही बोलूंगा कि बहुत बड़ा ओपन मार्केट है यहाँ पर। रही बात प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन दुनिया में किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना मुश्किल बात नहीं है। प्रोडक्शन हर चीज का हो सकता है, एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक डिमांड हर चीज की है दुनिया में, ठीक है। तो डिमांड की कमी कहीं भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पानी हर इंसान पीता है। नीरज जी आप भी बताइए, पानी हर इंसान पीता है दुनिया में। पानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसे पानी नहीं लगता है, जो पानी का इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है।
और पानी को बोतल में भरना भी सभी को आता है ना, पानी को पैक करना भी सभी को आता है, बट हर इंसान बोतल में पानी पैक करके बेच क्यों नहीं सकता है? सबसे बड़ी बात है सर चीजों को बेचना। आपको जब तक चीजों को बेचने का तरीका आ जाएगा, वो आप किसी भी एक छोटे से छोटे पानी जैसे बिजनेस को भी करोड़ों तक ले जा सकते हैं। आप बिस्लरी जैसी कंपनियां क्यों वर्ल्ड में मार्केट लीडर है पानी की फील्ड में। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्शन या पैकेजिंग किसी भी चीज की मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल चीज है उस चीज को बेचना। आप देखिए कि मार्केट कितना बड़ा है, मार्केट बड़ा है, अब उसका तरीका अलग अलग तरीके की डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, इनडायरेक्टली मार्केटिंग होती है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पहले लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर भी हैं तो कम से कम आसपास के कॉलोनी को तो पता होना चाहिए कि ये डॉक्टर है, तभी तो आपके पास इलाज कराने आएंगे ना लोग। अगर आप बैठे आपने एमबीबीएस की डिग्री ले ली, आप दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट से भी आप एक डिग्री लेके आ जाएंगे और आप एक कमरे में बैठ के एक बोर्ड लगाकर बैठ जाएंगे तो लोग नहीं आएंगे आपके पास। आपको लोगों तक जाना पड़ेगा, एक लेवल के बाद लोग आप तक आएंगे। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, फिर दूसरी बात कस्टमर खुद प्रोडक्ट की फीडबैक देख के ही आपके पास आएगा। तो जो वर्मी कंपोस्टिंग का बिजनेस है, मैं पॉइंट पे आऊंगा कि वर्मी कंपोस्टिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि एक बार किसान ले जाता है, इस्तेमाल करेगा, उसे लगता है, उसे फायदा होता है तो ही दूसरी बार आपके पास आएगा। ठीक है, तो रिकरिंग कस्टमर है यहाँ पर, तो आपको एक बार मेहनत करनी है आपके प्रोडक्ट पे और आपकी मार्केटिंग पे, एक बार मेहनत करनी है। और एक चेन मार्केटिंग होती है। आपने एक को बताया, आपके यहाँ देखिए जैसे कोई आदमी अगर फसल लगाई, किसी ने बुआई कर दी, तो पास वाले किसान को ये टेंशन रहती है कि पास वाले किसान ने बुआई कर दी है, मैंने अभी तक नहीं की, इसलिए वो उसको देख के बुआई करता है। वो पूछता है कि यार तुम्हारी फसल को ये बीमारी लगी, तुमने क्या इस्तेमाल किया? तो मार्केटिंग इसी वे में होती है। आपको कोई कंपनी वाला बहुत सारी दवाइयां आप खेत में ऐसी डालते हैं जो डायरेक्टली आपको कंपनी वाला आके नहीं बताता है, फिर भी आप इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि यार किसी आदमी ने सेम टाइप की फसल लगाई थी और उसे सेम टाइप की बीमारी हुई थी और उसने सेम टाइप का जो दवाई है उसने अप्लाई की थी। तो वर्मी कंपोस्टिंग भी एक वही चीज है जो प्रॉब्लम्स को आपकी दूर करेगा, आपकी बीमारियों को दूर करेगा, आपकी सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो डायरेक्ट मार्केटिंग एक तो आप लोगों तक जा रहे हैं, इनडायरेक्ट मार्केटिंग आप जिस लोगों के पास गए उन लोगों ने 4 लोगों को और बताया है ना। तो सबसे पहली बात तो अपने आसपास लोगों को बताइए कि मैं ये काम करता हूँ, आप खुद इस्तेमाल कीजिए। और गांव में जो गांव के प्रधान होते हैं, गांव में जो मीटिंग्स लीजिए, गांव में जाकर इनिशियल लेवल की बात बता रहा हूँ। आप इनिशियली कैसे, आप जो कि मैंने अपनाया है तरीका, मैं लोगों तक कैसे गया हूँ वो तरीका बता रहा हूँ। दूसरी बात, आप कार्ड्स बनवाइए, जो भी मिल रहा है आप उन्हें कार्ड दीजिए। फिर आपका प्रोडक्ट के बारे में आप 1 किलो सैंपल दे दीजिए। आप कितना प्रोडक्शन करते हैं, आप अगर महीने का 100-200 किलो भी बांट भी देंगे ना तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं बिकने से तो अच्छा है किसी के पास चले जाए प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम हुई थी, 4 महीने मेरा प्रोडक्ट भी नहीं बिका। मैंने क्या किया है सर उसे कि 4 महीने तक मैंने अपना 1-1 किलो की नॉर्मल थैली में पैक करके लोगों को दिया। आप सिर्फ घर की तुलसी में डालिए, कुछ भी मत कीजिए। फ्री की चीज दुनिया में लोगों को काफी पसंद है, चाहे वो असर करे या नहीं करे। तो इंद्रजीत तो जी, बांटे तो मतलब सॉरी माफी करता हूँ, तो बांटे किसको, मतलब किसको खाद दे जहाँ से ये हमें लगे कि यार इसको अगर खाद दे रहे अगर फायदा करेगा तो ये तो खुद भी लेगा, साथ ही साथ कुछ लोगों को भी बताएगा। तो किसको बात देना चाहिए, किससे टाइड अप करना चाहिए अपने धंधे के लिए? देखिए, सबसे पहले आप जिस टाइम पे आप किसान मिलते हैं खेत में, है ना, 12 बजे के आसपास जब किसान मिलते हैं तो आप उनके फील्ड में जाइए, उनके खेतों में जाइए, उन्हें बताइए कि ये देखिए, आप सिर्फ एक लाइन में डाल के देखिए, इसको अगर फायदा होता है तो ही नेक्स्ट टाइम लेना। आपको 1 बोरी बेचने में कोई दिक्कत नहीं, 1 बोरी यार कोई भी लेता है, हजारों की दवाई ले लेता है, 1 बोरी लेने में क्या दिक्कत है? आप जाके बताएंगे, आप पूरी स्टडी करके जाइए, आप प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लेके जाइए। प्रोडक्ट का नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। कुछ भी बना रहे हैं, आप सुई बना रहे हैं, आप पानी की पैकेजिंग कर रहे हैं, आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज मस्ट है। आप प्रोडक्ट का नॉलेज लेके जाइए, उन लोगों को उसके बेनिफिट्स बताइए कि ये चीजें इसमें हैं, आप किस टाइम डालना चाहिए, बुआई के टाइम डालना चाहिए, फिर पौधा बड़ा हो रहा है तब डालना चाहिए, दूसरे महीने में डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, आप उसको बताइए। फिर जो ग्राम सेवक, एक गवर्नमेंट में पोस्ट होती है ग्राम सेवक करके, मुझे लगता है कि हर स्टेट में ग्राम सेवक होते हैं। तो ग्राम सेवक का काम ही है, ग्राम सेवक को पैसे ही सरकार इस चीज के देती है कि वो किसानों की मदद करे, किसानों के टच में रहे। तो ग्राम सेवक एक ऐसा पॉइंट है सर कि आप उसको जाके बताएंगे तो वो 10 लोगों को बताएगा। वो दिन भर उसका काम ही यही है कि वो किसानों को जाकर मिले, ग्राम सेवक। ठीक है, तो ग्राम सेवक के पास जाइए। आपके ब्लॉक में, आपके जिले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, नर्सरीज होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी डिपार्टमेंट होते हैं, सोइल टेस्टिंग होती है, वो डिपार्टमेंट अलग होते हैं। तो
कम से कम आप वहां पर जाके लोगों को बताइए कि मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूं, आपके पास अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप उन्हें जरूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपको बेचना कितना है सर? देखिए, आपको सिर्फ आपके एरिया का 1% मार्केट कवर करना है। 1% मार्केट भी आपने कवर कर लिया तो काफी, मैं सोचूंगा आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आप बेच सकते हो माल। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, एक किसान जो है वो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है अपने खेत में, और आपके पास ऐसे हजारों किसान है ना। तो हजारों करोड़ का मार्केट, कम से कम 1,000 करोड़ का मार्केट तो आपके पास है ही है, सामने दिख रहा है आपको। तो आप 0.01% भी कवर कर लेंगे तो आप 1 करोड़ का बिजनेस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फाइनेंशियल टर्म में बताऊं, और क्या चाहिए? बिजनेस को ही तो आगे बढ़ाना है आपको, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे, यही तो चाहते हैं exactly. आपने एक किसान को एक बोरी भी दिया तो आपके आसपास 1000 किसान हैं, आप 100 बोरी तो ऐसे ही बेच सकते हैं 100 किसानों को जाकर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि शुरुआती दौर में कैसे कैसे लोग जाए। लेकिन एक बात आ जाता है, जब आदमी मान लीजिए कुछ लोगों को टाइड अप कर लिया, कुछ मतलब उसके खाद कुछ नर्सरी में हो गए, कुछ दुकान तक पहुंचने लगे, लेकिन उसके अगला जो स्टेप आता है कि जो पैकेजिंग का जो मटेरियल है वो क्या रखनी चाहिए कि उसकी मार्केटिंग दूर तक हो। साथ ही साथ कभी कभी होता है, जैसे शुरुआत में हमने भी अपना जब वर्मी कंपोस्ट शुरुआत किया था तो हमने खाद तो अच्छा था लेकिन बोरे की क्वालिटी कम रखी है, जो रास्ते में ही खाद बिखर जाते थे। तो उसके लिए आपका सजेशन चाहेंगे कि अगर पैकेजिंग की मटेरियल है वो क्या होनी चाहिए, या कितने कितने के, जैसे कोई होता है कि सिर्फ 40 kg का पैकेजिंग करे या 1 kg 2 kg में भी आए, तो उसके बारे में बताइए। और पैकेजिंग मटेरियल और उसका क्या होना चाहिए? देखिए सर, काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना एक अलग बात है और उसको पैकेजिंग करके ब्रांडिंग करके बेचना अलग बात है। ठीक है, तो पैकेजिंग का सर ऐसा है कि एक लो बजट भी पैकेजिंग होती है, हाई बजट पैकेजिंग होती है। देखिए, पैकेजिंग को देख के सिर्फ एक बार ग्राहक आता है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि पैकेजिंग को देखकर सिर्फ एक बार ग्राहक आएगा। आपने पैकेजिंग काफी अच्छी कर दी और उसमें सिर्फ मिट्टी भर के दे दिया अच्छे से पैक में, आपने सोने के बक्से में भी अगर मिट्टी भर के दे दी खाद के नाम पर, तो सिर्फ एक ही बार ले जाएगा वो, और दूसरी बार कब आएगा? जो आपका प्रोडक्ट है उसको देख के। तो पहली बार कस्टमर तक पहुंचाने के लिए पैकेजिंग जरूरी है, और दूसरी बार कस्टमर बुलाने के लिए प्रोडक्ट। ये बात पे तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। जी सर, तो क्या है कि पहली बार आप दे देंगे किसी को भी, पैकेजिंग अच्छी दिख रही है, पैकेजिंग देख के लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। हम 1 किलो की पैकेजिंग करते हैं और उसके बाद डायरेक्टली 40 किलो की पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, तो अब दूसरी बात, खर्चा कितना आता है इसमें? 2 तरह के होते हैं। 1 किलो में भी आप एक लो बजट में भी कर सकते हैं, हाई बजट में भी कर सकते हैं। पहली बात होती है कि आप जैसे एक नमक का पैकेट देखते हैं, एक मसालों का पैकेट देखते हैं, तो उसमें प्रिंट होता है बढ़िया सा। ठीक है, तो वो पैकेजिंग का जो कॉस्ट होता है वो काफी हाई जाता है। उसमें कलर के अकॉर्डिंग पैसा लगता है। जितने कलर होंगे आपके पैकेजिंग पे उतने रोलर बनते हैं, जितने कलर्स की ज्यादा संख्या होगी उतने रोलर्स की ज्यादा संख्या होगी। तो एक रोलर की कॉस्ट पड़ती है लगभग 12,000 से लेकर के 20,000 तक। ठीक है, वेरी करता है अलग अलग इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो 12,000 से लेकर के 20,000 तक, आप इसका एवरेज ले लीजिए, 15,000 का एक रोलर पड़ता है। और आप पैकेजिंग करेंगे, कम से कम 5 कलर तो आएंगे आपके पैकेट में। ठीक है, तो आपका 70,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तो आपका सिर्फ रोलर का कॉस्ट हो गया यहाँ पर। और दूसरी बात है कि आपको पैकेट्स बनवाने पड़ेंगे। तो कोई भी आप जहां पर भी आप पैकेट छपवाने जाएंगे तो आपको एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है कि कम से कम इतना आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ही हम इसको हम प्रोसेसिंग में ले पाएंगे। तो जनरली मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है 10,000 पाउच का, 5,000 पाउच का। इससे कम पैकेज नहीं बनाएंगे कोई भी इंडस्ट्री, आपकी पैकेजिंग इंडस्ट्री। तो 10,000 पैकेट बनाने की, और एक पैकेट का कॉस्ट ऑन एन एवरेज 5 रुपए तक जाता है। तो जब आप 10,000 पैकेट बनवाएंगे तो 50,000 का तो आपका सिर्फ पैकेट ही पैकेट हो गया। ओके, मतलब कुल मिला के जो आपने बताया, जो रोलर है, तो रोलर हो गया या जो भी चीज़ है, वो सेटअप कॉस्ट एक बार हो गया। उसके बाद अगर आपको बार बार वहाँ से पैकेजिंग मंगाना है तो एक 5 रुपये 6 रुपये के आसपास एक पैकेट लिया जा सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लिया जा सकता है। जी सर, 5 रुपए से 10 रुपए तक आपके मटेरियल के ऊपर, आपका प्लास्टिक क्वालिटी कैसा है, आपका जो प्रिंटिंग क्वालिटी वो किस वे में ले रहे हैं, तो 5 रुपए से 10 रुपए तक आपका एक पैकेट बन जाएगा 1 किलो का। और सब पैकेट भी ऐसा नहीं लेना है कि मतलब क्या है कि कम से कम उसमें मॉइस्चर बना रहे। मतलब क्या है कि हार्ड चीज है। आदमी ऐसा नहीं कि घर जाके बढ़िया अपने बेडरूम में रखेगा इस चीज को, वो क्या करेगा, एक स्टोर रूम में ही रखेगा खाद को। तो कम से कम पैकेट ऐसा होना चाहिए रफ एंड टफ, कि उससे ना 10 बार इधर उधर गिराने पे भी पैकेट से खाद बाहर ना निकले। तो पैकेट की कम से कम बिल्ड क्वालिटी भी ऐसी हो ताकि आप एकदम कितने भी हार्ड तरीके से उसे। सर, आप अपना वाला एक बार 1 kg वाला पैकेट अगर आपके पास हो तो दिखा सकते तो काफी बढ़िया हो जाएगा। जी सर, मेरे पास एक ये पैकेट है जिसका बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है सर। मतलब ये पैकेट मेरा लगभग 8 रुपए का है। ठीक है, सिर्फ पैकेट की बात करूँ, खाली पैकेट ही मेरा 8 रुपए का आता है।
और दूसरा ये तो एक हाई कॉस्ट पैकेजिंग हो गई। और एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, ये व्यूवर्स को काफी अच्छा लगेगा और काफी लोग इसे, मैं चाहता हूँ कि जो छोटे लेवल पर वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, जिन्हें पैकेजिंग की काफी दिक्कत आती है, उसे अडॉप्ट करें। ये जो दूसरा पैकेट है, इसकी कीमत जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें बहुत हाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लग गया मुझे। 1 लाख रुपए तो मैंने रोलर के दे दिए, उसके बाद में 50,000 रुपए हर टाइम दे रहा हूँ। तो ये दूसरा पैकेट देखिए, काफी सिंपल पैकेट है। ये जो प्लास्टिक की थैली है, ये जो प्लास्टिक का बैग है, आपको 1 रुपए से ₹1.25 का एक बैग पड़ता है। अच्छा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है कि मैंने स्टिकर छपवाए हैं। हाँ। देखिए ये स्टिकर है, ये स्टिकर आपके पैकेट पर चिपक जाता है। ये स्टिकर का कॉस्ट आता है लगभग 1 रुपए से लेकर के 3 रुपए तक। अच्छा। जिस भी तरह का आप पेपर मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 1 रुपए 25 पैसे की आपकी प्लास्टिक बैग हो गई, और मान लीजिए 2 रुपए का आपका स्टिकर होगा, तो मोटा मोटा 3 रुपए का आपका एक अच्छा पैकेजिंग मतलब जाता है। कोई किसान अगर इस वाले मेथड से जाना चाहे तो उसमें रोलर की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कैसे आप शादी के कार्ड छपवाते हैं, उनके पास भी जाकर, हाँ है ना, तो आप लो बजट एकदम पैकेजिंग है। तो मेरे पास दोनों पैकेजिंग है। ये जो पैकेजिंग है ये थोड़ी नर्सरीज वगैरह में जाता है, और जो थोड़ी मॉल्स वगैरह में चले जाता है अगर रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर आप इस तरीके की ब्रांडिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रीमियम कस्टमर्स जो लेते हैं, आप इसका कॉस्ट अगर 80 रुपए भी रखेंगे तो बड़े आराम से लेता है। ठीक है, क्योंकि बादाम के पैकेट जैसा होता है ना, जो बादाम की पैकेजिंग होती है वैसा ही है। और ये एकदम नॉर्मल है, नॉमिनल। ये क्या है कि लेने वाले को भी सस्ता पड़ता है, और जो बना रहा है पैकेजिंग करने वाले को भी सस्ता पड़ रहा है। तो मैं अगर छोटे लेवल पर अगर कोई वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा है, तो मैं दूसरे टाइप का जो पैकेजिंग स्टिकर वाला वही सजेस्ट करूंगा। 3 रुपए में आपकी बढ़िया तरीके से पैकेजिंग हो जाती है। बहुत ही बढ़िया जानकारी दिया इंद्रजीत जी। अब हम अगले तरफ कुछ सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो मेरे मन में भी बहुत था। बहुत सारे किसान भी पूछ रहे थे कि मान लीजिए अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो करने का तो कितने बेड से शुरू करें, जो एक आसानी हो कि हमें लगना भी चाहिए कि हमारा बिजनेस आगे की तरफ जा रहा है। तो आपका क्या सजेशन है कि कितने बेड से शुरुआती दौर पे एक किसान को शुरू करना चाहिए, और उसका लागत कितना और कैसे कैसे होता है, क्या लागत हो सकता है? जी बहुत ज़रूरी सवाल है ये भी एक, मतलब कि पता होना चाहिए हमें कितना पैसा खर्च करना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि आखिरी में बात सर, सब डिसाइड करने के बाद ना, मैं तो सोच लूंगा कि मुझे एक एरोप्लेन की फैक्ट्री डालनी है। मैं सब कुछ प्लान कर लिया, बट क्या है कि लास्ट में मैं किस चीज़ के लिए रुक जाऊंगा? मैं तो रुकूंगा सिर्फ कि पैसे के लिए। मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री या किसी भी तरह की फैक्ट्री सेटअप कर पाऊँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये कि पैसा कितना लगेगा। तो मैं बताऊंगा सर, 2 तरह के लोग वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहते हैं। पहली बात तो, पहला वो आदमी है जो खुद के इस्तेमाल के लिए करना चाहता है, और दूसरा वो है जो कमर्शियली इस्तेमाल यूज करना चाहता है। तो ठीक है, तो पहला जो है फार्मर आदमी हो गया कि किसान अपने, मतलब किसी के पास 30 बीघा 40 बीघा इतनी बड़ी जमीन है, उसमें वो जैविक करना चाहता है, तो वो सर कितने भी बेड से स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो क्या है कि धीरे धीरे चीजों को सीखेगा, जितना कम से स्टार्ट करेगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस उसे अच्छा मिलेगा। क्योंकि सर अगर हम छोटी चीज को मैनेज अच्छे से कर लेंगे तो जाहिर सी बात है हम आगे चलकर बड़ी चीज को भी मैनेज अच्छे से कर पाएंगे। तो 2-4 बेड को अगर मैनेज अच्छे से कर रहा है तो उसकी जमीन ज्यादा भी है तो वो बाद में आगे जाके बढ़ा सकता है। तो किसान के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है, वो चाहे तो 4 बेड से भी स्टार्ट करे, वो चाहे तो 40 बेड से भी स्टार्ट करे, डिपेंड्स ऑन बजट, कितना बजट है। अब दूसरा सेगमेंट आता है जिसमें सर सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं, सबसे ज्यादा रिसर्च करते हैं, मुझे कि कमर्शियली करना है, मुझे बिजनेस के पर्पज से करना है वर्मी कंपोस्टिंग, तो उसमें कितना कॉस्टिंग आती है, उसमें कितना खर्च आता है। तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए छोटे से छोटे लेवल पे मैं बताऊं तो आपको 5 से 10 बेड के अराउंड स्टार्ट करना चाहिए। बिजनेस भी करना चाहते हैं तो भी मैं बोल रहा हूँ कि 5 से 10 बेड का एक कम से कम पैमाना होता है कि 5 से 10 बेड में आप स्टार्ट करें, ताकि सर उसमें खाद भी आपका एक इतने लेवल का बने कि आपको बेचने में भी मजा आए, आपको बनाने में भी। स्टार्ट तो आप 1 बेड से भी कर सकते हैं, बट सर आप उसको 3 महीने तक बनाएंगे, उसमें से 4-5 बोरी खाद निकालेंगे तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा, आपका एंगेजमेंट कम रहेगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे जल्दी उस चीज के लिए, ठीक है, लंबे टाइम के लिए। जी तो 5 से 10 बेड से आप स्टार्ट, मतलब जी बिल्कुल, मतलब कुल मिला के जो 30 फीट वाला जो बेड आ रहा है और 4 फीट चौड़ा 1.5 फीट ऊंचा, और वैसे कोई किसान 5 से 10 करे तो ये काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन उसमें हम ये बताइए, जैसे एक बेड की अगर बात करें, लोग ऐसे काउंटिंग करते हैं कि एक बेड से हमको इतना आउटपुट मिला, तो एक बेड पे अगर बात करें कि एक बेड में कितना गोबर चाहिए, कितना केचुआ चाहिए, कितने समय में बनेगा और कितना पैसा मिलेगा? ठीक है सर, देखिए पहली बात तो बेड की डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं कि बेड की लंबाई चौड़ाई कितनी और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। बेड 4 फीट से ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। 4 फीट चौड़ाई हो गई, 30 फीट लंबाई हो गई। स्टैंडर्ड बेड की हम बात करते हैं, जिस तरीके के बेड हम लगवाते हैं, हम खुद लगाते हैं, तो 30 फीट लंबा बेड है, 4 फीट चौड़ा बेड है और 1.5 फीट ऊंचा बेड है। उसमें क्या लगभग 15 क्विंटल गोबर लगता है। 15 क्विंटल मतलब आधी ट्रॉली हो गया, जो आपकी ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है वो आधी ट्रॉली हो गया।
तो हमारे कुल मिलाकर एक ट्रॉली गोबर में 2 बेड बन जाते हैं पूरे 30 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े। तो एक बेड में आया मेरा 1500 किलो गोबर, उसी के साइड में दूसरे बेड में आया मेरा 1500 किलो गोबर। अब उसमें दूसरी बात आती है कि केचुआ कितना डालें ताकि हमें एक स्टैंडर्ड साइकिल में हमें खाद बनकर तैयार हो जाए। तो हर फीट पर 4 फीट चौड़ा और हर फीट लंबाई पर 1 किलो केचुआ लगेगा। देखिए, अगर आपका 4 फीट चौड़ा है और 1 फीट लंबा है तो 1 किलो केचुआ, 4 फीट चौड़ा है और 10 फीट लंबा है तो उसमें 10 किलो केचुआ। तो जो स्टैंडर्ड बेड जो हम बनवाते हैं वो 4 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा होता है, उस 30 फीट लंबे बेड में 30 किलो केचुआ लगेगा आपको। अब इसका लॉजिक क्या है, 30 ही किलो केचुआ क्यों बोलते हैं हम, 50 किलो क्यों नहीं बोलते, 20 किलो क्यों नहीं बोलते? तो एक केचुआ जो है अपने वजन के बराबर खाएगा। कोई भी प्राणी है अपने वजन से ज्यादा तो खा नहीं सकता, तो अगर 1 ग्राम मतलब रोज का इतना खाएगा और रोज का इतना खाद बनाएगा, तो 1 ग्राम का 1 केचुआ हुआ, एक एवरेज लेते हैं जी। तो 30 किलो केचुआ आपका 30 किलो गोबर डेली खा रहा है और 30 किलो खाद है ना, 30 किलो गोबर को प्रोसेस कर रहा है ना। खाद कितना बन रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा प्रोसेस करने के बाद, ठीक है। तो 30 किलो आप गोबर खिला रहे हैं आपके केचुए को, तो 1500 किलो गोबर को खाने में उसे लगभग 50 दिन का साइकिल लगेगा 30 किलो केचुए को। तो आपका 50 दिन मतलब कितना हो गया, मोटा मोटा 2 महीना हो गया। अब देखिए, अब दूसरी चीज डिपेंड क्या करती है, कोई इंसान बोलता है कि यार 50 दिन में हमारा खाद बना नहीं। दूसरी चीज जो मैटर करती है वो होती है क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है सर, मतलब इंडिया ना तो ठंडी है ना गर्म है ना। तो यहाँ पर अगर बारिश होती है तो बहुत बारिश होती है, ठंड होती है तो बहुत ठंड होती है और गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों तरह के जो मौसम है वो एक्सट्रीम पीक लेवल पर होते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो साइकिल होती है 2 महीने से लेकर के 3 महीने तक चलती है वर्मी कंपोस्टिंग की। अच्छा, है ना। तो एक स्टैंडर्ड साइकिल होगी, मैं 50 दिन नहीं बोलूंगा कि 50 दिन में बन जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी 2 महीने से लेकर के 3 महीने में पूरा बेड की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बात है ना। तो अब तीसरी बात आती है खाद कितना बनेगा, प्रोडक्शन कितना होगा। ठीक है, आप कितना भी गोबर ले लीजिए, आपको कैलकुलेशन में सिर्फ ये करना है कि आप जितना भी गोबर ले रहे हैं उसका 40% आपको खाद बनेगा, ठीक है। क्योंकि गोबर का मॉइस्चर कंटेंट अलग होता है और खाद का मॉइस्चर कंटेंट अलग होता है। गोबर जब आप लाते हैं ना उसमें 50% पानी होता है, कहीं से भी गोबर लाते हैं, और जो खाद होता है ना उसमें 15 से 20% ही पानी होता है। तो दोनों का वेरिएशन अलग अलग होता है। मॉइस्चर के लेवल में बात कर रहा हूँ मैं, उसमें ह्यूमिडिटी कितनी होती है। तो जितना भी आप गोबर ला रहे हैं उसका 40% खाद बनेगा। आप मान लीजिए कि 1000 किलो गोबर से आप वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो आपको लास्ट में 400 किलो आपको खाद बनेगा, ठीक है। अब एक बेड में खाद कितना निकलेगा, तो आपने 1500 किलो का एक बेड बनाया तो आपको लगभग 600 किलो खाद बना है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप 40 किलो के बैग में पैक कर रहे हैं उससे 50 किलो के बैग में पैक कर रहे हैं। अगर आप 50 किलो के बैग में पैक कर रहे हैं तो आपके एक बेड से 12 बैग बन जाएंगे, है ना। तो 12 बैग, आपका 12 बैग क्या होगा। और एक बैग का कॉस्टिंग क्या होगा बाजार में बेचे तो? अब देखिए, कॉस्टिंग खाद 5 रुपए में भी बिकता है और खाद 20 रुपए में भी बिकता है। 1 किलो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अलग अलग लेवल पे, मैं खुद 20 रुपए में भी मेरा खाद जाता है और 10 रुपए में भी जाता है। तो डिपेंड करता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द सेंस कि आपका गोबर की लागत कितनी है, आप गोबर कितने में खरीद रहे हैं। राजस्थान में गोबर 800 रुपए ट्रॉली भी मिलता है, हमारे एरिया में 4000 रुपए ट्रॉली भी मिलता है, ठीक है। तो आपका रॉ मटेरियल का परचेसिंग कॉस्ट कितना है उसी हिसाब से आप प्राइस डिसाइड कीजिए। अगर मान लिया आपका खुद का गोबर है, आपकी खुद की डेयरी है, आपकी खुद की गौशाला है, तो आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट तो 0 लग रहा है, आपको सिर्फ लेबर कॉस्ट लग रहा है। आपका अगर लागत 1 रुपए किलो की भी है तो आप उसे 2 रुपए किलो में भी बेचेंगे तो आप अपने पैसे को डबल कर रहे हैं 3 महीने में। समझे मेरी बात? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। और अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 रुपए है तो आप उसे 8 रुपए में भी बेचना, आप 4 रुपए में नहीं बेच सकते, आपको 6 रुपए से ही ज्यादा में ही बेचना पड़ेगा उसे। तो आपकी तो एवरेज अगर बात करें जी, जैसे कि अब मान लीजिए कोई किसान बाजार से हर चीज ला रहे, उसका खुद का कुछ भी नहीं है, अगर बाजार से लेकर आए और एवरेज बात करें तो इंडिया लेवल पे, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, या साउथ इंडिया से हो, या नॉर्थ से, कहीं से भी हो, तो एवरेज इंडिया में मतलब अगर बात करें तो क्या रेट रहता है 50 kg वर्मी कंपोस्ट का? सर लगभग, या 40 kg का जो वर्मी कंपोस्ट एवरेज बोल रहा हूँ मैं, 5 से 10 रुपए के बीच में सारा आपको कॉस्टिंग मिलेगी। आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, वर्मी कंपोस्ट 5 रुपए से किलो से लेकर के 10 रुपए किलो तक बल्क जो होता है, एक 40-50 किलो का बैग होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। 1 किलो 2 किलो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें कॉस्ट हाई चले जाता है। तो जो एक बल्क आप लेते हो 50 किलो का 40 किलो का बैग लेते हैं तो उसमें आपको 5 रुपए से लेकर के 10 रुपए तक की प्राइसिंग दिखती है। और आप भी, मैं खुद बोलना चाहूंगा नए लोगों को कि आप भी प्राइसिंग इसी वे में करेगी, आपकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, ठीक है। आपकी अगर 3 रुपए अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है तो आप उसे 6 रुपए में बेचिए, 5 रुपए आ रही है तो 7-8 रुपए में बेचिए, और 7-8 रुपए आ रही है तो 10 रुपए में बेचिए। तो आपने बिजनेस इसीलिए स्टार्ट किया है कि ताकि आप उससे
फायदा बना सके, आप थोड़ा पैसा बना सके, आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा तभी तो आप नए बेड्स लगा पाएंगे। 20 से 100 बेड कैसे करेंगे आप? बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपको बिजनेस को ग्रो करवाना है तो आपका मुनाफा होना चाहिए आपके बिजनेस में, और मुनाफा जब भी होगा जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से सेलिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी मतलब लॉजिकल चीज़ है जो पता होना चाहिए बिजनेस जी में। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मान लीजिए कोई इंडिया में कोई किसान है जो आपसे जुड़ना चाहे, कुछ पूछना चाहे, या फिर वो जानना चाहे कि आप कौन सा केचुआ का वैरायटी इस्तेमाल करते हो, अगर उसको भी चाहिए तो इसके बारे में आप थोड़ा बता पाएंगे कौन सा केचुआ का वैरायटी इस्तेमाल करते हो। साथ ही साथ मान लीजिए कोई किसान मित्र अगर सेटअप करना चाह रहा है 10 बेड 20 बेड, तो उसको क्या संभव है आपके पास से केचुआ देना, साथ ही साथ ट्रेनिंग जैसी कुछ सुविधाएं आप जो उसको ऑफर कर सकें? जी सर, देखिए सभी चीज तो देखो, नॉलेज तो कहीं से भी मिल जाएगा सर। दूसरी बात है कि सेटअप के लिए कहाँ जाएं, सेटअप किससे करवाएं। सेटअप बहुत लोग करते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, बट क्या है कि सिर्फ वीडियो देखकर किताब पढ़ने से वर्मी कंपोस्टिंग नहीं होगी। मैं अगर नए युवा सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो मैं उन्हें बता दूं कि सिर्फ किताब पढ़ के या 4 तरह की वीडियो देखकर आप वर्मी कंपोस्टिंग नहीं कर सकते। काफ़ी तरह की रेगुलर प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपको ट्रेनिंग लेके ही, आपको खुद प्रैक्टिकल करके ही सीख पाओगे। तो अगर आप यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहली बात तो आप ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग के लिए आप हमारे पास भी आ सकते हैं। मैं ट्रेनिंग का कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूं सर। आप कभी भी किसी भी समय आकर यूनिट देख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको जैसी भी जानकारी चाहिए, कोई बंदा आपको अगर टेलीफोन पे अगर बात करके, मोबाइल पे बात करके मुझसे सजेशन लेना चाहे तो भी उसका कोई चार्ज नहीं लूंगा मैं। आप राय ले सकते हैं। और अगर आप डिसाइड कर चुके हैं यूनिट लगवाना, तो सर यूनिट बिल्कुल हम लगवाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी केचुए की रिक्वायरमेंट थी, हम केचुआ सप्लाई कर देते हैं। अब दूसरी बात आती है कॉस्ट कितना होता है केचुए का। केचुए का कॉस्ट अलग अलग होता है। उससे पहले हम बात करते हैं केचुए का टाइप कौन सा इस्तेमाल करें आप। ठीक है, बहुत सारे तरीके के केचुए पूरे वर्ल्ड में होते हैं, अलग अलग प्रजाति के होते हैं। ठीक है, तो हजारों किस्म की केचुए की प्रजाति होती है। तो उसमें जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वर्मी कंपोस्टिंग पर्सपेक्टिव से, वो है आइसिनिया फेटिडा, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन प्रजाति होती है। अफ्रीकन भी होती है, अमेरिकन भी होती है, ये भी वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। बट सबसे जो कारगर प्रजाति मानी जाती है, जो कारगर ब्रीड मानी जाती है, वो है आइसिनिया फेटिडा ही इस्तेमाल करें आप। चाहे कहीं से भी लें, मुझसे लें या किसी और से लें, तो आप अश्योर करें कि आइसिनिया फेटिडा ऑस्ट्रेलियन प्रजाति ही हो केचुए की। उसको आप हर फीट पर 1 किलो डालें, तभी आप अच्छे से खाद बना पाएंगे। खाद की क्वालिटी अच्छी रहेगी आपकी और खाद के रिजल्ट भी अच्छे रहेंगे। अब इसका सेटअप करने के लिए मैं ऑल ओवर इंडिया में केचुआ भेज सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप 5 से 10 बेड के बीच में स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम खुद यहाँ से डिलीवरी हम खुद करेंगे। डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं है सर। आप मेरे पड़ोस वाले जिले में मंगाए या फिर कर्नाटक जैसी जगह मंगाए या कश्मीर जैसी जगह पे मंगाए। मैं ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि मेरा सर मध्य प्रदेश से सेंटर में हूँ मैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरे इंडिया में कहीं भी सप्लाई कर सकता हूँ। केचुए का जो रेट है सर, वो 400 रुपये किलो पड़ता है हमारा जो केचुआ है। उसमें डिलीवरी फ्री होती है। डिलीवरी के साथ क्या फ्री होता है, और कि हम खुद, हमारा जो आदमी है या हम खुद जाकर यूनिट लगवाते हैं उसकी। हम जाएंगे, गोबर की क्वालिटी चेक करेंगे, आपसे 2-3 बार वीडियो मंगाएंगे कि आपकी जगह कैसी है, आपका गोबर कैसा है। 1 महीने पहले से आपके रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे। आप पानी चला रहे हैं, गोबर में हाथ डाल के देखिए गोबर सही है या नहीं है खाद बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए। उसके बाद सर हमारा बंदा जाता है, यूनिट खुद लगवा के आता है। यूनिट लगवाने के बाद आपसे रेगुलर हर हफ्ते वीडियो मंगाते हैं। जो भी यूनिट लगवाना चाहते हैं उनसे वीडियो मंगाएंगे। वीडियो में देखेंगे कि केचुआ किस पोजीशन पे है, केचुए में पानी कैसे दिलवाना चाहिए, बेड में पानी कैसे चलना चाहिए। उसके बाद 2 महीने बाद आपका जब खाद बन जाएगा तो एक बार फिर हमारे जो आदमी हैं वो जाते हैं, खाद निकालना बताते हैं आपको, खाद निकालने की ट्रेनिंग देते हैं। नए बेड बनाने के लिए केचुआ शिफ्ट करना है, केचुआ शिफ्ट कैसे करते हैं नए बेड में, वो भी बताएंगे। इन बाकी सारी चीजों का कोई भी चार्जेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केचुए का पैसा लगता है उसमें सर। बहुत बहुत अच्छी जानकारी बताई, क्योंकि शुरुआती दौर में केचुआ तो लोग ले लेगा, लेकिन उसके बाद का क्या प्रोसेस होना है, उसको मार्केटिंग तक कैसे लेके जाना है, उसको मेंटेन कैसे करना है कि केचुआ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो पाए, ये काफ़ी अच्छा बात है। तो इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे व्यूअर्स को इतने बढ़िया जानकारी दी कि जी सेटअप कैसे करना है, वर्मी कंपोस्ट की तरफ ही क्यों जाना है केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पे, साथ ही साथ उसको मार्केटिंग कैसे का, अगर आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं तो उसको एक एक पहलू को आप कैसे आगे ले जाए कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर इंद्रजीत जी से सलाह ले सकते हैं, चाहे आपको शुरुआती दौर में कोई जानकारी चाहिए या केचुआ चाहिए या मार्केटिंग के बारे में हो। आप इंद्रजीत जी का मैं मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और सर, हमारे आप चैनल पे आए, हमारे व्यूवर्स को इतनी सारी जानकारी बताए, हर चीज़ को पहलू से बताए, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। और मैं तो चाहूँगा कि सारे युवा हो चाहे कोई भी हो, अपना खुद व्यवसाय चालू करना एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए
नौकरी तो हर कोई, नौकरी के पीछे हर कोई भागता है, आप नौकरी देने योग्य बने, वो इंपॉर्टेंट है। तभी तो हम आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देंगे, हमारी कंट्री को आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे पहुंचाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए ही आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अगर हम नौकरी लेने के नहीं, नौकरी देने के पीछे भागेंगे, तभी तो हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे, हमारे परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे, हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करें, आप उन लोगों से मिले जो व्यवसाय ऑलरेडी कर रहे हैं, जो उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, उन लोगों से आप सीखें। सीखना कभी नहीं छोड़ें, सीखना ही जीवन है सर। जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे लायक कोई भी, अगर मैं किसी की मदद कर सकूं किसी भी वे में, वर्मी कंपोस्टिंग या किसी और तरीके, मेरे लायक जो भी आप सोचते हैं कि मैं उस चीज को आपके लिए राय दे सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ, तो मैं निस्वार्थ भावना से आपकी हेल्प करने के लिए, जो भी आप सुन रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। आप कभी भी फोन करके आप संपर्क कर सकते हैं, यूनिट पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जो वीडियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि सर क्या होता है एक्चुअल में सिचुएशन, वीडियो पर लोग बनाकर अलग बोलते हैं, ठीक है, कि मैंने वीडियो पे अलग बोल दिया, पास में अगर मेरे पास कोई आएगा तो चीजें डिफरेंट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आपको वीडियो में सुनाई दिया है, जो मैंने वीडियो में जानकारी दी है, एक्चुअल में भी वैसी ही चीजें मैं फॉलो करता हूँ, वैसी प्रैक्टिसेस करता हूँ। तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं मदद के लिए हमेशा आपके साथ हूँ दोस्तों। तो कभी भी कोई मेरे लायक मदद लगे, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने मतलब दिल की गहराइयों से आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ कि आप किसानों को मदद करना चाहते हैं कि इस चीज़ में आए और कृषि प्रधान देश जो बोला जाता है इंडिया को, इसको अगले लेवल पे ले जाने में हम सब मिल के सहयोग करें। तो चलिए, थैंक यू जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।